अजीज दोस्तों, कुछ मामलात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं और मेरे ये है कि सपोर्ट बिल्कुल रुकी हुई है। कहीं से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं आ रही। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा कि हो सके तो थोड़ी बहुत आप पेपाल के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से मेरी सपोर्ट को आगे बढ़ाएं, ताकि ये है कि मैं अपनी जो मुश्किलात में हूँ उनसे बाहर निकल सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, जनरल बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ था, जिसने इमरान खान को हटाया था, लाया भी यही था, हटाया भी यही, तो उसके बाथरूम में गिरने की खबर कई मुख्तलिफ इशारे दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मेजर आदिल राजा वगैरह, के बाजवा और आसिम मुनीर का घर बराबर बराबर में है और ये आसिम मुनीर ने कुछ किया है इसके साथ, और ये बाथरूम में गिरने की खबर झूठी है। इसी तरह एक यूट्यूबर हैं, वो इस पे बहस कर रहे थे कि बाजवा के सर में 3 जगह पे फ्रैक्चर आया है। तो वो यूट्यूबर कह रहे थे कि अगर आदमी गिरता है बाथरूम में तो उसका सर एक जगह टकराएगा ना कि 3 जगह टकराएगा। ज़मीन से टकराएगा या बाथटब या किसी इसी चीज़ से या दीवार से, लेकिन 3 जगह फ्रैक्चर आने का मतलब है कि 2-3 जगह टकराया है। तो इसका मतलब यह है कि गिरने की निशान कम है और ज़्यादा चांस ये है कि ये अटैक किया गया है या कुछ है ऐसा। बाजवा, आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बन रहे हैं उसमें बाजवा का नाम भी आ रहा है। जनरल फैज़ हमीद ख़ास तौर पे जो आईएसआई का चीफ है, उसके कोर्ट मार्शल हुए हैं, उसको सज़ाएं हुई हैं। तो उस वक्त के आर्मी चीफ को क्यों ना हो, और बाजवा को बचाना चाह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्मी चीफ को कभी आँच नहीं आई। इवन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, इतनी बुरी तरह से जंगें हारी, इतना कुछ हुआ। मुशर्रफ के ऊपर पूरा कत्ल का मुकदमा था, वो 1-2 कत्ल नहीं, 250 पैसेंजर जो कि प्लेन में थे, जिसको इसने उतरने नहीं दिया था कराची पे। सॉरी, ये तो नवाज शरीफ का था। मुशर्रफ के ऊपर बाकायदा कत्ल के मुकदमे थे, इसने जो इस्लामाबाद में ऑपरेशन किया था, ये सब चीज़ें थी। इसके बावजूद मुशर्रफ तक को बचा के लेके गए थे। तो बाजवा को सज़ा ना हो, या बाजवा अगर एक मिसाल है कटहरे में आता है तो क्या क्या पोलें खोलता है, ये मुख्तलिफ बहस हो रही हैं। किसी ने तो इस हद तक कह दिया कि बाजवा के जो ससुर हैं इजाज़ अमजद, वो तो कह रहे हैं कि बाजवा मर चुका है और उसको दफन करने की तैयारी की गई है। और नईम घूमन जो कि बाजवा का रिश्तेदार है, उसको कहा गया है कि चुपचाप इसको दफन कर दो। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें, आईसीयू में है, नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। इस तरह की पाकिस्तान में मतलब समस्या आती है और फिर समस्या के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। लेट्स सी क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, मैं आऊँगा आसिम मुनीर जो अभी इंटरनेशनल टूरिज़म पे निकला हुआ है कई मुल्कों के दौरे पे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि भारत में AI के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें दुनिया के कई बड़े लीडर आ रहे हैं और इंक्लूडिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आ रहे हैं और कई पॉलिटिकल लीडर, कई बिजनेस कम्युनिटी के लीडर। जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, इस तरह इंटरनेशनल स्टैंडिंग में, इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में, पॉलिटिकल स्टैंडिंग में, डेमोक्रेसी में, किसी चीज़ में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। भारत में हर वक्त कोई ना कोई आ रहा होता है और कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से। अजीज़ दोस्तों, जो म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर्स आए, जिसमें भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी आए। ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप आई थी सारी दुनिया की, माँ सिवाय एक पाकिस्तान के। दुनिया में चाहे डेवोस की मीटिंग हो, चाहे UN की मीटिंग हो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलना हो, चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाता है। वो आर्मी चीफ जिसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी
पाकिस्तान में मेंटेन करना, उसको वो पूरा नहीं कर रहा, लेकिन ये सैर सपाटे करता है दुनिया भर में। तो आसिम मुनीर जब म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के हॉल में जा रहा था तो एक सिक्योरिटी एहलकार ने रोक के आईडी कार्ड मांगा। बात छोटी सी है, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं है, क्योंकि म्यूनिक है, जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, और दुनिया को, सारे डेवलप्ड वर्ल्ड को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान का बादशाह, किंग आसिम मुनीर है। और ऐसी मीटिंग्स में जब इतने हाई प्रोफाइल लोग जाते हैं तो उनसे आईडी कार्ड मांगे नहीं जाते। लेकिन इसका, आसिम मुनीर का यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया में बेइज्जत होते जा रहा है। इसने गलती सबसे बड़ी ये की कि इसने एक जंग में बुरी तरह भारत से मार खाने के बावजूद प्रोपेगेंडा करके अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है, जिससे इसके ऊपर थू थू हो रही है। देखें, फील्ड मार्शल दुनिया में कई मुल्कों में बनते हैं, लेकिन वो बाकायदा एक प्रोसेस होता है और फिर वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार उनको बनाती है। लेकिन मुसलमान देशों में ऐसा नहीं होता। लीबिया में जिसने अमेरिका की मदद की कद्दाफी को मारने में, उसने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया। इजिप्ट में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मोहम्मद मर्सी की ख़त्म करके मार्शल लॉ लाने वाला अब्दुल फत्ताह सीसी, जो कि लाइफ टाइम के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट बना के बैठा हुआ है, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया। और ये तीसरा इनका केस है, जिन्होंने अपने ही हैंड पिक्ड हारे हुए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के उससे अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया। तो इससे दुनिया में ये नहीं है कि इनकी इज्जत बड़ी है या ये समझें, इवन पाकिस्तानी भी थू थू कर रहे हैं कि काय का फील्ड मार्शल जो अपने मुल्क में कहीं सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, अपने कैपिटल इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए म्यूनिक जा रहा है। उससे पूछते तो होंगे दुनिया में, ऐसे तो नहीं है कि हर आदमी चुपचाप इजिप्ट और लीबिया की तरह आसिम मुनीर के सामने चुपचाप रहे होंगे। पूछते होंगे कि भाई साहब काय की सिक्योरिटी के लिए आए हो, अपनी तो तुम सिक्योरिटी कर नहीं पा रहे हो। एनीवे, बेइज्जत होना इसका हक है। ये देखें, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब ईरान में जा रहा था प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो गेट पे सिक्योरिटी ने रोक लिया। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जाने दे भाई, आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का मालिक है। इसी तरह जब ये ईरान में सब शहबाज शरीफ और ईरान का प्रेसिडेंट मिल रहे थे, एक दूसरे से मुलाकातें करवा रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने इशारा किया कि ये हमारे आसिम मुनीर हैं और ये हमारे मालिक हैं। तो उसने आसिम मुनीर की तरफ देखा भी नहीं और उसने कहा, चल भाई, तू आफ्टर ऑल तू हमारी नज़र में प्राइम मिनिस्टर है, आजा बैठ जा, मालिक को बराबर में बैठने दे। ये इनकी इज्जत है। और ऐसे में ये म्यूनिक जाने से पहले सऊदी अरब गए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद के दरमियान इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ऐसे फंसे हुए हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ये मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए और इनके जूते पॉलिश करने लगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भाई साहब कर क्या रहे हो तुम? भाई लीबिया में जो ग्रुप हमारे खिलाफ है उसको तुम जाके $4 बिलियन के हथियार की डील करके आते हो। तुम उनसे मिल रहे हो जो हमारे मुखालिफ हैं, और तुम ट्रंप के गजा के बोर्ड ऑफ पीस में जाके बैठ रहे हो 19 तारीख को, फिर तुम जा रहे हो। तुम इजराइल के साथ मिल गए हो, यूएई और इजराइल के साथ। इसने आए बाएं शाएं की, फिर म्यूनिक में इसको इमारात का मिल गया। तो यूएई के इमारात के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, उनके बेटे जो कि डेप्यूटी रूलर ऑफ अबू धाबी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके आगे फिर अलग अलग कि हम तो आपके साथ हैं, हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं और हम आपके साथ हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने टेलीफोन किया मोहम्मद बिन जैद को और उसको समझाने लगा कि देखें, आपके
हम आपकी बात मान के हमने इसराइल का गज़ा का पीस बोर्ड ज्वाइन किया है, हम तो आपके साथ हैं। और सऊदी अरब का हम ऐसे ही क्या करें, मजबूरी है, आफ्टर ऑल बिरादर है, हमारा मुल्क है। वो यूएई दिखाने के लिए कह रहा है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यूएई पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है, दोनों सऊदी अरब भी नाराज़ है। यूएई कह रहा है कि अब पाकिस्तानियों को जो ट्रांजिट वीज़ा मिलता था ना 96 घंटे का और 48 घंटे का, वो अब नहीं मिलेगा। और अब इनको ट्रांजिट वीज़ा के लिए पूरा एक प्रोसीजर करना होगा। इनके ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल रोक लिए हैं, क्योंकि ये करते क्या हैं कि यूएई में जितना जुर्म है, जितने भीख मांगने के काम हैं, ये सब करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट मार्केट थी, जैसे इंडिया की भी, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, वहाँ से पाकिस्तानियों का रास्ता आस्ते आस्ते बंद होता जा रहा है। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि आप अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाएं। सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर। हम कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये असदुद्दीन अवैसी खुल के कह रहे हैं कि अब हमें जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है, इस तरह जाके हमें हाफिज ये जैश मोहम्मद के मसूद अजहर और हाफिज सईद जो कि लश्कर तैयबा का है, उनको उठा के ले आना चाहिए। और देखें, जाहिर है इस वक्त भारत को, मतलब भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिस जगह बैठा है उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या सिचुएशन है, क्या इंटरनेशनल सिनारियोज हैं। इसलिए वरना पोजीशन ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्स एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा था कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है इसने हमें हिला के रख दिया, हम एक बहुत मुश्किल पोजीशन में हैं और हमारे पास भारत को जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। भारत ने 4 बार पाकिस्तान पे हमले का फैसला किया और पाकिस्तान अरब कंट्रीज और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के आगे हाथ पांव जोड़ रहा था कि हमें बचाओ, इनको रोको। जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिपीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा। अब अजीज दोस्तों, म्यूनिक से ये दोनों जा रहे हैं, अपना शहबाज शरीफ गया है वियना, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फैसला किया है कि मैं अपने इस टर्म में पूरी दुनिया के 193 कंट्रीज़ हैं ना जो उनको विज़िट करूंगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो अब ये, और हर महीने में 2 बार लंदन आता है, तो अब ये लंदन आया, वियना ऑस्ट्रिया गया और अब वापस लंदन आएगा और फिर जाएगा अमेरिका गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मीटिंग अटेंड करने के लिए। और उसमें साथ इसके आसिम मुनीर भी होगा, क्योंकि आसिम मुनीर के बगैर बिल्कुल भी कोई चारा नहीं होता। ऐसे ही है जैसे एक बच्चा कोई बड़ी
मीटिंग है या कहीं फैमिली का कोई मैटर है तो कोई बच्चा जाता है तो उसके साथ एक बड़ा भी जाता है। तो इसी तरह शहबाज शरीफ के साथ बड़ा हर जगह जाता है। लेकिन अब अमेरिका में भी इनको जवाब देना होगा, क्योंकि इनका जो बड़ बोला डिफेंस मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है अपनी जंगों में। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है। ये मैं आपको हर बार कहता था, इस बार पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आके यही अल्फाज बोल के गया है पार्लियामेंट में खड़े होके। अब ये जा रहे हैं दोनों, तो ट्रम्प भाई साहब ने पूछना तो है ना कि हाँ जी मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल क्या हुआ, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो अमेरिका में भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि देखें जिस दिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हथियार खोले और भारत के खिलाफ बयान देने लगा और मुख्तलिफ चीज़ें करने लगा, तब भी मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान इस वक्त ये ना समझे कि इसने आसिम मुनीर को लंच करा दिया है या शहबाज शरीफ को तारीफ़ें कर दी हैं तो शायद अमेरिका इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो भारत में प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा था। ये अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने बिल्कुल सही कहा कि खाली जंगों में नहीं, हर जगह पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया जा रहा है। और अब आस्ते आस्ते भारत और अमेरिका के दरमियान चीज़ें बेहतर हो रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप के लिए एक ताबूत होगी, एक दफन हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वैसे ही इंटरनल हालात जो बलूचिस्तान केपी वगैरह के हैं, इसके बाद अब जब ये करेंगे तो मौलवी बहुत ज़्यादा इनसे गुस्से में हैं और इनको बहुत भारी पड़ना है। और अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो अमेरिका के कांग्रेस में, और उसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स ने पाकिस्तान के हवाले से बात की है। साउथ एशिया USA फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन ऑर्गेनाइज्ड बाय हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया कमेटी, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी S पाउल कपूर भी थे। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही नेशनल स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के हवाले से बातचीत हुई और उसमें नज़र ये आया उस पूरी कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर या उसके हवाले से अमेरिका उसको देख नहीं रहा और अब अमेरिका पाकिस्तान को एक बोझ समझने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता उस बोझ को उतारने की तैयारी की जा रही है। अजीज़ दोस्तों, उस कॉन्फ्रेंस में महालका समदानी एक पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करती हैं। वो इमरान खान के लिए भी आवाज़ उठाती रही हैं। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की है उस कॉन्फ्रेंस में, जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो 6 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार का कचूमर निकाल दिया है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। For organizing this very important hearing in the Connecticut State Legislature on the recent massacre in Islamabad. Today I'm going to speak about why it is so important for your constituents and our legislators to learn about the deteriorating political and human rights situation in Pakistan and why their attention, their advocacy and their engagement on this issue of democracy and human rights is so critical. We just heard in great detail about the horrific events of November 26th, in which Pakistan's security forces used lethal weapons against unarmed civilians. Although this most recent aggression appears especially severe, this is not the first time the Pakistani military leadership has targeted its own citizens. In 1971, it engaged in mass slaughter of its Bengali citizens in East Pakistan to suppress their quest for greater autonomy. In recent decades, it has abducted, tortured and killed thousands of Baloch, Sindhi and Pashtun nationalists, and this continues today.
In the US war on terror, it disappeared thousands of Pakistani citizens, sending many to CIA black sites without charge or trial. As you have heard today, over the past couple of years, the Pakistani military and the regime it backs have muzzled the media, assaulted pro-democracy activists, engaged in transnational repression, arbitrarily shut down the internet and mobile services, intimidated and threatened high court judges, and have continued to abduct and disappear civil society activists. As Americans, we deem our democratic norms and ideals to be sacred. We deem sacred our right to peaceful protest, freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of expression. We cherish these values, and we will do all we can here in this country as American citizens to uphold them. It is therefore just as important for us to ensure that our government, the US government, does not undermine these values in other parts of the world. And yet, for far too long, successive US administrations have strengthened ties with Pakistan's military to pursue their Cold War and counter-terrorism agendas. This has not only enriched and emboldened the Pakistani military, but has undermined the rule of law, due process, and human rights in the country. Once a venerated institution in Pakistan, the military is now viewed with contempt by millions of Pakistanis in the country and in the diaspora. It is no longer sustainable for the US government to continue its support of the Pakistani military and risk its long-term relationship with a population of 240 million, 2/3 of which is under 30. Also, as American citizens, and I'm making this appeal to everybody who's listening in today from the state of Connecticut and across the US, we can no longer ignore our government's misguided policies abroad, because we know they have far-reaching consequences for Americans here at home. They do not make us safe, as we have seen with the emergence of Al-Qaeda, the Taliban, and ISIS. It is therefore high time for US taxpayers, legislators, human rights defenders, and media outlets to question the US administration's willingness to sacrifice democracy and human rights concerns on the altar of strategic interest. American taxpayers should not have their hard-earned dollars finance brutal regimes. Not only is this against our values, it is against our laws. For instance, the Leahy laws, which prohibit Congress from authorizing funds to militaries that violate international human rights standards. While not yet verified, there are reports that some of the weapons used, the war-grade weapons used against the protesters in Islamabad, were American-made Remington 700 rifles. I urge everyone listening to call on Connecticut's congressional delegation and also the two senators and request them to call for an independent investigation into the slaughter that took place on November 26th and the subsequent alleged cover-up. This will be consistent with Amnesty International, that issued the following statement. Amnesty calls for a prompt, thorough, impartial, effective, and transparent investigation into the deaths and injuries of protesters, as well as the unlawful use of force, including lethal and less lethal weapons by security personnel. Once this investigation has taken place, American constituents should call on their representatives to impose sanctions, visa bans, and asset freezing against those in Pakistan's military leadership who authorized the use of lethal force against unarmed protesters. This will be consistent with a congressional letter to President Biden that was signed by 62 congressional Democrats, including Representatives Hayes, Larson, Courtney, and DeLauro, that called for visa bans and asset freezes against individuals like General Asim Munir, who are implicated in human rights violations. Finally, this is a pivotal moment, not just for the people of Pakistan, but for us as Americans to show our commitment to democratic norms, human rights, rule of law, and due process. Nothing will make a greater mockery of our values if at this critical juncture we choose to remain silent. Thank you so much, Mehalika. Very clear and very powerful message from each and every one of you.